वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 121। क्योंकि रावी की प्रेगनेंसी को 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया था तो उसका बेबी बम्प हल्का दिखने लगा था। सागर उसके थोड़े से बाहर निकले हुए पेट को अपनी उंगलियों से छूने लगा, लेकिन तभी उसे रावी के पेट में हलचल होती महसूस हुई। सागर की तो मानो जान हलक में आ गई, क्योंकि वो रावी को जगाना नहीं चाहता था और जो उसने रावी के पेट में हलचल देखी वो उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। सागर तुरंत धानी कॉल लगाने लगता है। धानी उस वक्त शायद कोई काम में व्यस्त थी, इस वजह से वह कॉल नहीं उठा पाई। सागर ने लगातार 10-15 कॉल करने के बाद भी जब धानी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने तुषार को कॉल किया और तुषार से कहा कि वह तुरंत कपिल के घर जाए और उसकी बात धानी से करवाए। तुषार ने पूछा, क्या हुआ भाई, एनी प्रॉब्लम? सागर ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है चिकू, बस ऐसे ही मुझे कल के लिए तेरी भाभी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन पूछना है। सागर तुषार को कुछ भी पता कर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे नहीं बताया कि वह क्यों नानी से बात करना चाहता है। तू धानी से मेरी बात करवा दे उसके घर जाकर, वह फ़ोन नहीं उठा रही है। तुषार ने ठीक है भाई कहा और अपने जैकेट उठाई, कार की चाबी लेकर धानी के घर के लिए निकल गया। यहाँ रावी को सोते काफ़ी देर हो चुकी थी, उसके नींद भी पूरी हो गई थी, इसीलिए वो उठी और अंगड़ाई लेने लगी। तभी उसकी नज़र सामने खिड़की के पास खड़े होकर फ़ोन पर बात कर रहे सागर पर पड़ी। रावी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और सागर के कमर में अपने दोनों बाहें डालकर उसकी पीठ पर सर रखकर बोली, सागर। सागर ने रावी को खुद को हग करते देखा तो तुरंत फ़ोन रखकर उसे घुमाकर सामने किया और सामने से गले लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए बहुत प्यार से बोला, हम क्या हुआ बच्चा, भूख लगी है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है? रावी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, लाइक समथिंग स्पाइसी। कहकर रावी ने अपने होठों पर जीभ फेरी। सागर ने रावी के बालों में देखा, जहां कहीं कहीं उसके हाथ की सूखी हुई मेहंदी लग गई थी, शायद सोते वक्त लग गई होगी। तो उसने रावी के बालों में लगी सूखी हुई की मेहंदी निकालते हुए पूछा, बोलो क्या खाना है? सागर के कहने की देर थी कि रावी ने पूरी लिस्ट सागर के सामने रख दी। पानी पूरी, चाट नूडल्स, एक्स्ट्रा स्पाइसी पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर। सागर आंखें फाड़े रावी को देखते हुए बोला, तुम अकेली ये सारा कुछ खा लोगी? रावी जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है और सागर से पूछती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कुछ ज़्यादा मंगवा लिया क्या मैंने? सागर रावी के गाल पर किस करके बोला, नहीं और कुछ मंगवाना है, लाइक कोल्ड ड्रिंक, ठंडा आइसक्रीम वगैरह। रावी स्माइल करके बोली, हाँ। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये जंक फूड खाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होता है, मैं तुम्हारे लिए घर में कुछ बनवा देता हूँ। रावी गुस्से से मुंह फुलाकर सागर को देखती है। सागर रावी को चिढ़ाने के लिए कहता है, रावी देखो गुस्से में तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, बंदरिया जैसा। सागर बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। सागर ने देखा ऑफिस से कॉल है। सागर ने फ़ोन को अपने कंधे और गर्दन के बीच रखकर बात करते हुए हेलो कहा और रावी को अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ जाने लगा। सागर रावी को वैसे ही पकड़कर सोफे पर बैठ गया। रावी सागर की गोद से उठकर साइड में बैठने लगी तो सागर ने रावी का हाथ पकड़कर उसे आंखों से इशारा करके वापस बैठने को कहा। रावी ने ना कहा तो सागर ने जबरदस्ती उसको खींचकर अपने थाइस पर बैठाकर उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। रावी ने अपना सर ऊपर उठाया, उसके सामने सागर का हैंडसम सा फेस था। रावी को पता नहीं क्या सूझा कि उसने सागर के चेहरे को पकड़कर उसके गाल पर, नोस पर, फोरहेड पर बहुत सारी किस करने लगी। सागर ने रावी को आंखें दिखाकर फ़ोन की तरफ इशारा किया, मगर रावी रुकी नहीं तो सागर ने फ़ोन रखकर रावी की कमर को पकड़कर कहा, इस रहमत की वजह जान सकता हूँ? कुछ नहीं, बस अपने हब्बी पर प्यार आ रहा है, रावी मुस्कुराकर बोली और सागर के लिप्स पर उंगली फेरने लगी।
अच्छा, और इस प्यार की कोई खास वजह तो होगी न। सागर अपनी एक आईब्रो उठाकर रावी का हाथ पकड़ लेता है और रावी की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा लिया, क्योंकि रावी का चेहरा सागर के चेहरे के एकदम करीब था और रावी ने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था, जिस वजह से उसके क्लीवेज क्लियर दिख रहे हों, जो सागर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। जिस वजह से रावी की गर्म सांसें सागर के अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, उसे रावी के छूने से अपनी बॉडी में कनरत दौड़ता सा महसूस होने लगा। सागर अपनी बेचैनी कम करने के लिए लंबी सांस लेकर छोड़ता है और अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को रेसिस्ट करने की कोशिश करने लगाता है। सागर की हालत देखकर रावी को बहुत मजा आ रहा था, वो मुंह दबाकर हंसने लगी। फिर रावी को और मस्ती सूझने लगी तो वो सागर की गर्दन के पास चेहरा ले जाकर अपने होठों से उसके ईयर लोब पर बाइट करने लगी, जिससे सागर की पकड़ रावी के हाथ पर ढीली पड़ गई। रावी ने सागर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाकर सागर के सीने पर रखकर सागर की गर्दन पर किस करने लगी। रावी के किस करने से सागर का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। सागर अपना सर पीछे की तरफ टेक कर रावी से बोला, प्लीज जान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज डोंट। सागर की आवाज़ कांपने लगी। रावी अपनी हंसी रोकने के लिए अपना निचला होंठ दांतों में दबा लेती है। रावी ने सागर के कान में बहुत सिडेक्टिव टोन में बोली, आई वान्ना लव यू बेबी। रावी सागर की चेस्ट पर हाथ चलाते हुए उसके पूरी बॉडी पर हाथ फेरने लगी। जैसे ही रावी ने सागर के सेंसिटिव पार्ट को टच किया, सागर ने झटके से रावी की कलाई कसकर पकड़कर उसकी पीठ के पीछे लगते हुए अपने दूसरे हाथ से रावी के बालों को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। उसे हार्डली किस करने लगा। रावी भी सागर का साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट किस करने लगे। उनकी किस मुझ में बदल गई। लगभग 15 मिनट किस करने के बाद सागर रावी के होठों से अलग होकर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। रावी भी अपनी आंखें बंद किए सागर के बालों में उंगलियां चलाने लगी। सागर रावी की पीठ पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ सोफे पर लेटाकर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। इस वक्त दोनों की सांसें असाधारण चल रही थीं। एपिसोड 122। सागर अभी 2 ही बटन खोल पाया था कि रावी ने उसके चेस्ट पर उंगली रखते हुए उठकर बैठते हुए कहती है, नो बेबी यू कांट डू दिस, यू नो ना आई एम प्रेग्नेंट, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। कहते हैं उसने झटके से अपने बाल पीछे किए और कपड़े ठीक किए और जाकर दोनों हाथ टेक कर बेड पर बैठ गए। बेचारा सागर ठगा सा मुंह खोलकर एकटक रावी को देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि रावी ने अभी अभी क्या किया और क्यों किया। रावी सागर को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तब सागर को समझ आया कि रावी ने उसका पोपट बना दिया। सागर अपनी जगह से उठा और वापस शर्ट के बटन लगाते हुए रावी के सामने अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होते हुए बोला, वाई डिड यू डू दिस टू मी? ये सब जानबूझकर किया ना? तुमने मुझे परेशान करने के लिए? रावी ने जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, हाँ मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए जानबूझकर किया, आई एक्सेप्ट। पर क्यों यार, मुझे ललचाने का क्या मतलब? सागर सड फेस बनाकर बोलता है, ये टिट फॉर टैट है मेरी जान, तुमने भी तो मेरे साथ ऐसे ही किया, तुमने भी तो मुझे ललचाया और फिर उम्मीद दी और फिर कहा कि तुम मेरे लिए नहीं मंगवा कर दोगे खाना। रावी दांत भींचकर सागर का गाल खींचते हुए बोली, मैंने भी वही किया, पहले तुम्हें ललचाया, तुम्हें उम्मीद दी और तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी। कहते ही रावी क्लैपिंग करके हंसने लगी। सागर बेचारा मुंह बनाकर रावी को देखता रहा। रावी की नज़र जब सागर के चेहरे पर गई तो वो और तेज हंसने लगी। रावी को इस तरह खिलखिलाकर हंसते देख सागर भी अपना फोरहेड मसलते हुए हंस दिया और हंसते हंसते बोला, पागल लड़की, बेटा कितने दिन खेर मनाओगे? किसी ना किसी दिन तो पकड़ में आओगी। सागर ने रावी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसने बोला, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो, और प्यार से उसका फोरहेड चूम लिया और बेड पर लेटकर रावी के गोद में सर रखकर उसके कमर पर अपनी बाहें लपेटकर सागर ने आंखें बंद कर ली।
रावी धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगी। वहीं दूसरी तरफ तुषार कपिल के अपार्टमेंट पहुंच चुका था। इस वक्त धानी कपिल और सेजल जी दोनों जोड़े को शादी में देने के लिए गिफ्ट लेने गए थे। सुरेश जी और नंदिनी ही घर पर थे। तो जब तुषार ने घर की डोर बेल बजाई तो नंदिनी ने गेट खोला, जो कि हॉल में सोफे पर बैठे बैठे टीवी देखते हुए तरबूज खा रही थी। उसने एक बाइट तरबूज अपने मुंह में लिया और गेट खोलने चली गई। उसे लगा शायद धानी वापस आ गई होगी, मगर जैसे ही नंदिनी ने दरवाजे पर अनजान शख्स को देखा तो इशारे में हाथ हिलाकर बोले, कौन हो, क्योंकि उसके मुंह में तरबूज की पीस थी। नंदिनी मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। तुषार ने नंदिनी को देखकर कहा, जाओ अपनी मैडम को बुला लाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, उनसे कहना तुषार सर आए हैं। नंदिनी ने मन में सोचा, क्या मैं इसे कामवाली दिखती हूँ। फिर एक नज़र उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि जिस तरह की हालत वो फिलहाल थी, कोई भी उसे मैड ही समझता। एकदम सिंपल सी ढीली ढाली कुर्ती और जींस, बालों का ढीली चोटी, मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, जिसे देखकर कोई भी यही सोचता। नंदिनी ने जबरदस्ती अपने मुंह का तरबूज निकलकर गला साफ करते हुए तुषार से बोली, आप जो कोई भी है तुषार वुषार, जो आप समझ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ, क्यों मैं हूँ, वह आप जानते नहीं। तुषार कंफ्यूजन में अपनी आईब्रो सिकोड़कर नंदिनी को नासमझी देखकर कहता है, ये क्या मैं यह वह लगा रखा है। जाओ जल्दी से अपनी मैडम को बुला कर ले आओ, मेरे पास ज्यादा फालतू समय नहीं है तुमसे बहस करने के लिए। पता नहीं धानी जी ने भी ऐसी कैसी लड़की काम पर रख ली है जिसे ना रहने का ढंग है और ना कुछ कहने की। तुषार ने बुरा सा मुंह बनाकर नंदिनी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। तुषार के ऐसा कहने पर नंदिनी आंखें छोटी करके अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर घूरकर उसे देखती है और कहती है, जाओ, नहीं बुलाती क्या कर लोगे। एपिसोड 123। तुषार नंदिनी को उंगली दिखाकर बोला, यू ब्लडी मैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। नंदिनी तुषार को हाथ दिखाकर कहती है, आप जानते हैं ना आप कौन है, बस काफी है, वरना मुझे बताना पड़ता कि आप एक नंबर के घटिया वाहियात इंसान और छाछुनंदर के जैसी शक्ल वाले हैं जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। तुषार ने जब अपने लिए छछूंदर शब्द सुना तो उसका पारा हाई हो गया। उसके लिए ये सुनना काफी था। उसके गुस्से को जगाने के लिए वो अपनी की मुठिया भींच कर कहता है, तुम्हारी शक्ल कौन सी अच्छी है, चुहिया कही की। दोनों बहस कर ही रहे थे कि पीछे से कपिल की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, हु आर यू। नंदिनी और तुषार दोनों ने आवाज को दिशा में देखा तो वहां कपिल, सेजल जी और धानी खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। कपिल आगे आकर तुषार से पूछता है, कौन हो तुम, इस तरह नंदिनी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो। अभी तक कपिल की फैमिली का कोई भी सदस्य तुषार से मिला नहीं था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि तुषार सागर का भाई है। तुषार ने कपिल से कहा, हेलो सर, मैं सागर सिन्हा का भाई हूँ, तुषार सिन्हा। तुषार नहीं, छछूंदर। नंदिनी धीरे से बुदबुदाई और हंसने लगी। तुषार ने घूरकर उसे देखा और अपना गुस्सा कंट्रोल करके कपिल से बोला, वो एक्चुअली भाई कब से धानी जी को फोन कर रहे हैं भाभी के बारे में कुछ बात करने के लिए, तो मैम फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए भाई ने मुझे उनसे मिलने भेजा था और मैं यहाँ आया तो आपकी मैड मुझसे बदतमीजी करने लगी। ये चुहिया मुझे आपसे मिलने ही नहीं दे रही थी। तुषार ने नंदिनी की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा। नंदिनी अपना मुंह खोले आंखें फाड़े तुषार को देखने लगी कि उसने सबके सामने उसे चुहिया कहा, और ये देखकर सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। नंदिनी पैर पटकती हुई अंदर चली गई और सोफे पर जाकर वापस अपने तरबूज का बाउल लेकर बैठ गई। तब धानी ने तुषार को बताया कि नंदिनी मैड नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड है। तुषार ने धानी से कहा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं भाई को फोन लगाकर आपकी बात करवा दूं। धानी ने पलकें झपका कर तुषार से कहा, इट्स ओके, मैं खुद कॉल कर लूंगी और आप प्लीज अंदर तो चलिए, फिर कभी, फिलहाल मैं चलता हूँ। तुषार ने कपिल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करके कहा।
तो सेजल जी बोली, अरे बेटा अंदर तो चलो, रावी कपिल की भी बहन है, इस नाते आप हमारे गेस्ट हुए, हमारी अब रावी के देवर है, ऐसे कैसे दरवाजे से ही चले जाओगे, अंदर तो चलो बैठकर बातें करते हैं। सॉरी आंटी बट मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा, अभी फ़िलहाल मुझे थोड़े अरेंजमेंट्स देखने हैं, कल के तो मैं भी चलता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, तुषार ने हाथ जोड़कर सेजल जी से कहा। फिर धानी की तरफ देखकर बोला, आप प्लीज़ भाई से बात कर लीजिएगा। धानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। तुषार ने कपिल से हाथ मिलाया और गले लगकर उसे हल्दी और शादी में आने के लिए इनवाइट कर कहता है, सर आप पूरी फैमिली के साथ आइए। कपिल ने तुषार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी बट हम लड़की वाले हैं। तुषार ने सबको बाय कहा और एक नज़र अंदर सोफे पर आलती पालती लगाकर बैठी तरबूज खाती हुई नंदिनी को देखकर चला गया। उसके जाने के बाद धानी अंदर आकर अपना पर्स सोफे पर रखते हुए नंदिनी से कहती है, क्या जरूरत थी नंदू ऐसे बहस करने की। नंदिनी ने धानी को देखकर मुंह बनाया और वापस तरबूज खाने लगी। धानी हाथ बांधे नंदिनी को घूरती रही। 2 मिनट बाद नंदिनी में अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए एक पीस तरबूज धानी के तरफ बढ़ाकर एक हाथ से कान पकड़कर बोली, सॉरी यार पर तू जानती है मैं बेवजह बहस नहीं करती। धानी ने मुस्कुराकर तरबूज का पीस अपने मुंह में लिया और पर्स से फ़ोन निकाला और सागर को कॉल करते हुए अपने रूम में चली गई। कपिल भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है और अलमारी से टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सागर अभी तक वैसे ही रावी की गोद में सर रखकर उसके कमर पर अपनी बाहें लपेट कर लेटा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। सागर ने उठकर देखा धानी का कॉल है। सागर अपने बालों में हाथ फेरते हुए धानी से बात करने लगा। सागर ने धानी को बताया कि जब रावी सोई थी तब उसने उसके पेट में कुछ मूवमेंट होते देखा। तो धानी बोली, 3 मंथ बाद बेबी मूवमेंट करता है जो नॉर्मल है। ऐसे ही कुछ देर और बात करने के बाद सागर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और रावी के पास बैठकर उसका गाल सहलाकर बोला, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना और बेबी ख्याल रखना, अब बारात लेकर ही आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। मैं इंतजार करूँगी, जल्दी आना। रावी ने उसकी हथेली पर किस करके कहा। सागर ने रावी के माथे पर किस किया और फिर घुटनों पर बैठकर उसके पेट पर किस करके खड़ा होकर बाय बोलकर उठकर जाने लगा। सागर दरवाजे तक जाता है और पलटकर रावी को देखता है। रावी बेड के पास खड़ी उसे ही मुस्कुराकर देख रही थी। सागर एकदम से रावी के करीब आकर उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके होठों पर हल्की किस करके उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, ऐसे मत देखो जान, मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन आने के लिए तो तुम्हें पहले जाना होगा ना। रावी सागर की तरफ देखकर बोली। सागर ने बस हम कहाँ और बिना 1 मिनट गवाए सीधा रूम से बाहर निकल गया। रावी भी फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती हैं। उसी समय कपिल का अपार्टमेंट। धानी सागर से बात करके अपना फ़ोन चार्ज लगा कर टॉवल लेती हैं और वॉशरूम की तरफ जाने लगती हैं और कपिल से टकरा जाती हैं जो अभी बस नहा कर ही निकला था। कपिल धानी को कमर से पकड़ लेता है जिससे वह गिरती नहीं। कपिल नहा कर आया था इसीलिए उसने अपनी कमर पर बस टॉवल ही लपेट रखा था। उसके बदन से बॉडी वॉश की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसके बालों से टपकती पानी की बूंद धानी के चेहरे पर गिर रही थी जिससे धानी बार बार पलकें झपकाने लगी। धानी के दोनों हाथ कपिल के सीने पर थे। धानी अपना चेहरा ऊपर करके कपिल को देखती है जो उसे ही देख रहा था। एक बार को दोनों की नजरें मिली, फिर धानी ने अपनी पलकें झुका ली। उसका चेहरा पूरा लाल टमाटर की तरह दिखने लगा। कपिल अपना चेहरा झुकाकर धानी के कान में कहता है, तुम शर्मा क्यों रही हो मुझे देखकर। धानी गर्दन ना में हिलाकर कहती है, नहीं तो मैं कहाँ शर्मा रही और मैं आपसे क्यों शर्माऊंगी, आप कोई पराये थोड़ी हैं, आप तो मेरे ही हैं। धानी गर्दन झुकाए ही कहती हैं, तो फिर अपना चेहरा ऊपर करके कहूँ ये बात। कपिल शरारत से अपना एक हाथ थोड़ा ऊपर धानी की पिठ पर हाथ रखकर उसे खुद में समेटकर कहता है। धानी की दिल इतना तेज धकने लगा मानो किसा भी पल बाहर आ जाएगा।
कपिल अपनी गर्दन और झुकाकर धानी के गर्दन पर किस करने लगता है। धानी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके हाथ अपने आप ही कपिल के पीठ पर चले जाते हैं। कपिल धानी के कंधे पर किस करते हुए उसका पल्लू सरका देता है। धानी एकदम से पलट कर दूर हो जाती है, मगर उसका पल्लू कपिल के हाथ में ही रहता है। कपिल धीरे धीरे उसका पल्लू पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। धानी बिना मुड़े ही उसके पास आती जाती है। कपिल धानी के बाल उसके कंधे से हटाकर पीछे उसके कान पर बाइट करके धानी को कमर से पकड़ते हुए उसके पेट पर हल्के से दबाव बनाकर उसे अपने से सटा लेता है। धानी की पीठ जैसे ही कपिल के सीने से टकराती है, उसके होंठों से हल्की आह निकल जाती है। कपिल उसकी साड़ी की प्लेट्स मिरियां को अपनी मुट्ठी में कसकर भरकर एक झटके से खोल देता है। प्लेट्स खुलते ही धानी की साड़ी जमीन पर गिर जाती है। धानी तुरंत पलटकर कपिल के सीने से लग हल्के से बोलती है, लकी जी। धानी कुछ कहती उससे पहले ही कपिल धानी के होठों पर उंगली रखकर मदहोशी भरी आवाज में कहता है, शिश डोंट से एनीथिंग, जस्ट एंजॉय दिस मूवमेंट। कहकर कपिल धानी का चिन पकड़कर ऊपर करता है और उसके होठों पर किस करते हुए उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के एहसास में खो जाते हैं। पूरे कमरे में खामोशी पसरी थी, कुछ था तो बस उनकी तेज सांसों का शोर और धानी की सिसकियां जो कपिल को और ज्यादा वाइल्ड कर रही थी। वहीं तुषार गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी सिर्फ नंदनी को ही कोसे जा रहा था। उसके सामने बार बार नंदनी का उससे इतनी लापरवाही से बात करना घूम रहा था। उसके सामने नंदनी का चेहरा आने लगा। एकाएकी तुषार के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और उसके होठों से निकला चुहिया। तुषार ने अपना माथा मसलते हुए कहा, उफ, ये लड़की दिमाग से निकल ही नहीं रही। कहकर तुषार ने अपना सर झटका और वापस ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। एपिसोड 124। वहीं दूसरे दिन आज दोनों जोड़े को हल्दी लगने वाली थी, जिसके लिए दोनों ही घरों में सुबह से ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। दोनों दुल्हों को पहले हल्दी लगने वाली थी, फिर वही हल्दी दोनों दुल्हनों के लिए भेजी जाने वाली थी। इसलिए सबने डिसाइड किया कि जब तुषार सागर उतरी हुई हल्दी रावी के लिए लेकर आएगा, तभी डॉक्टर साहब की हल्दी कनक के लिए लेकर आ जाएगा। कनक और रावी ने पीले रंग का लहंगा, आर्टिफिशियल फ्लावर की येलो कलर ज्वेलरी पहनी थी। डॉक्टर साहब और सागर सिर्फ वाइट कलर की धोती पहन रखी थी। पहले सागर को उसके घर और डॉक्टर साहब को मेहरा मिशन में हल्दी लगी, लड़कों को हल्दी लग चुकी थी। यहाँ धानी ने भी पीले कलर की साड़ी पहनी और बालों को खुला छोड़ दिया। धानी डॉक्टर साहब के घर हल्दी में जाते हैं, तभी नंदिनी की नज़र धानी की गर्दन पर पड़े लाल निशान पर जाती है और वो उसे छेड़ते हुए उसके कंधे से कंधा टकराते हुए कहती है, अरे मेरी रानी, कम से कम फाउंडेशन से अपने रात की कहानी तो छुपा लेती, वरना ये सबको तुम्हारे और जीजू के रोमांस दास्तान बयां कर रही हैं। धानी नंदिनी की बांह पर हल्की चपत लगाकर बोली, बहुत बकवास करने लगी हो नंदू, आजकल तुम कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ तो ये तुम्हारी गर्दन पर लाल निशान कैसे हैं? नंदिनी धानी के बाल पीछे करके उसकी गर्दन के निशान दिखाकर कहा, हाँ तो कोई कीड़ा या मच्छर ने काट लिया होगा। धानी नजरें चुराते हुए कहती है, वैसे ये कीड़ा या मच्छर जो भी है वो रहा देख। नंदिनी एक तरफ इशारा करती हैं जहां कपिल खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। धानी घूरकर नंदिनी को देखती है और उसे कहती है, तू रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सॉरी करती हुई नंदिनी भागने लगती है। धानी उसके पीछे पीछे भागती है। नंदिनी पीछे देखकर भाग रही थी, इसलिए सामने से आ रहे तुषार से टकरा जाती है और दोनों ही गिर जाते हैं। तुषार नीचे, नंदिनी उसके ऊपर गिर जाती है। उसके गिरते ही दोनों के होंठ हल्के से एक दूसरे के होंठों से टच हो जाते हैं। फिर तुषार सागर की हल्दी रावी के लिए लेकर आया और कनक के लिए डॉक्टर साहब की लगी हुई हल्दी लेकर जाने का जिम्मा भी उसी का था। इसलिए तुषार जब हल्दी लेकर आया तो और सरला जी को रावी के लिए हल्दी देकर जाने लगा, तभी उसे याद आया कि वह कनक के लिए हल्दी लेना तो भूल ही गया। जब वह वापस अंदर की तरफ आ रहा था, तभी सामने से भागते हुए आ रही नंदिनी से टकरा जाता है, जिससे उनकी अनजाने में ही किस हो जाती हैं।
नंदिनी झट से उठकर खड़ी होती है और सीधे अंदर की तरफ भाग जाती है। वही तुषार उसे भौचक्का सा बस देखता ही रह जाता है। धानी जो कि नंदिनी के पीछे ही आ रही थी वह भी सब देखती है और थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। वही तुषार अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बिना समय गवाए नजरें चुराता हुआ हल्दी लेता है और पलटकर वापस चला जाता है। वही गार्डन में कुछ सुहागने मिलकर कनक को हल्दी लगाते हैं और जिसके बाद रागिनी जी कनक से कहती हैं कि अब अकेले कहीं ना जाए और ना ही अब फेरे होने से पहले वह डॉक्टर साहब को अपना चेहरा दिखाए। ऐसा माना जाता है कि हल्दी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा फेरों के बाद ही देखते हैं, इसलिए तुम भी अपना चेहरा फेरों के बाद ही सौरभ जी को दिखाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की गलती हो। कहकर रागिनी चाहिए उसे नहाने के लिए अपने कमरे में भेज देती हैं। कनक जब अपने रूम में आई और बाथरूम में नहाने गईं। जैसे ही कनक बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाथटब में और फ्लोर पर काफी सारे गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई है। कनक सोचती है कि शायद ये सजावट रागिनी जी ने करवाई होगी। कनक बाथरूम में अंदर आकर गेट लॉक करती है। मेहरा मेंशन में रावी को हल्दी लगाई जाती है। दोनों ही दुल्हनों को अपने अपने होने वाले पतियों के नाम की लग चुकी होती हैं। हल्दी लगने के बाद हल्दी की रस्म पूरी हुई। एपिसोड 125। जैसे ही कनक बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाथटब में और फ्लोर पर काफी सारे गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई है। कनक सोचती है कि शायद ये सजावट रागिनी जी ने करवाई होगी। कनक बाथरूम में अंदर आकर गेट लॉक करती है। कनक पलट पाती उससे पहले ही डॉक्टर साहब उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कनक के कंधे पर अपना चिन टिकाते हुए कहते हैं, मिस्ड यू सो मच जान। कनक सर झुकाकर हल्के से मुस्कुराकर कुछ कहने ही जा रही थी कि तब तक उसे रागिनी जी की बात याद आ जाती है और कनक जल्दी से अपने दुपट्टा से अपना चेहरा छुपा लेती हैं और जल्दी से बाथरूम का गेट खोलकर बाहर निकल जाती हैं। डॉक्टर साहब हैरानी से बस कनक को देखते ही रह जाते हैं। कनक रूम में आते ही खिड़की के पास लगे कर्टन्स के पीछे छुप जाती है। डॉक्टर साहब जब उसके पीछे बाहर आते हैं और उसे इस तरह बच्चों के जैसे पर्दे के पीछे खुद से छुपता हुआ देखते हैं तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाते और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। हंसते हुए कनक से कहते हैं, क्या हो गया बीवी, इस तरह छुप क्यों रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें हल्दी लगाने आया हूँ, तो फटाफट बाहर आओ वरना मैं भी तुम्हारे साथ पर्दे के पीछे आ जाऊंगा। लेकिन कनक बाहर नहीं आती और पर्दे के पीछे से ही कहती है, साहेब हम इस समय आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि मासी ने कहा है कि हम और आप फेरों से पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। फिर उससे पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अपशगुन होता है और अब आपको हल्दी लग चुकी है तो आपको इस तरह अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था, कनक ने थोड़ा घबराते हुए कहा। डॉक्टर साहब कनक का हाथ पकड़कर उसे पर्दे के पीछे से बाहर निकालते हुए कहते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे किसी शगुन अपशगुन को जो मुझे तुमसे मिलने से रोके, जो मुझे तुमसे दूर रखे। कहते हुए डॉक्टर साहब कनक का दुपट्टा उसके चेहरे से हटाने लगते हैं। लेकिन कनक उनका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज साहेब आप नहीं मानते पर हम नहीं चाहते कि हम मासी की बात काटे। अगर वह चाहती हैं कि हम फेरों के बाद ही एक दूसरे का चेहरा देखें तो हम ऐसा ही करेंगे। प्लीज इसे हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फेस ना देखूं और तू मेरा चेहरा ना देखो, के लिए मेरे पास एक सलूशन है, बट यहाँ तक आने के बाद मैं तुम्हें हल्दी लगाए बिना तो नहीं जाऊंगा। कनक घूंघट के पीछे से ही पूछती है, सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन है आपके पास जिससे आप हमें हल्दी भी लगा ले और हमारा चेहरा भी ना देख पाए? कनक नासमझी में मासूमियत से बोली। डॉक्टर साहब ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपना रुमाल निकाला और उसे फोल्ड करके अपनी आंखों पर बांधकर कनक से कहा, तुम अपनी आंखें बंद रखना। कनक ने अपनी आंखें बंद करके वैसे ही खड़ी रही। डॉक्टर साहब ने कनक का दुपट्टा ऊपर किया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाने लगे।
कनक को अपने फेस पर डॉक्टर साहब की गर्म सांसें पड़ती महसूस हो रही थी। कनक ने हकलाते हुए कहा, साहेब ये आप। कनक आगे कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर साहब उसके लिप्स पर उंगली रखकर कहते हैं, शिशिश चुपचाप खड़ी रहो, और उसके लेफ्ट गाल पर अपना हाथ रख कर राइट गाल से अपने गाल पर लगी हुई हल्दी कनक के गाल लगा देते हैं। इसी तरह कनक के दोनों गालों पर हल्दी लगाने के बाद डॉक्टर साहब प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हैं और पलट कर जाने ही वाले होते हैं कि कनक उनका हाथ पकड़ कर कहती है, प्लीज़ साहेब ध्यान से जाएगा, और अब आप कहीं बाहर अकेले नहीं निकलेंगे। प्रॉमिस कीजिए हमसे कि आप इस तरह बेवजह हमसे मिलने नहीं आएंगे जब तक शादी नहीं हो जाती, और वैसे भी सिर्फ एक ही दिन की बात है, प्लीज़ आपको हमारी कसम। डॉक्टर साहब कनक को हग करके शायराना अंदाज में कहते हैं, ठीक है मेरी जान, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, मगर इस दिल का क्या करूँ जो आपसे मिले बिना, आपको देखे बिना मानता ही नहीं। आपकी एक झलक पाने के लिए भी दिल तड़पता है, क्या करें इस दिल का जो हमारा होकर भी आपके लिए धड़कता है। एपिसोड 126। कनक और डॉक्टर साहब ने तो अपने हिसाब से अपनी हल्दी की रस्म पूरी कर ही ली थी। वहीं दूसरी तरफ रावी अपने कमरे में बैठी है, बार बार कभी खाने की थाली को देखती तो कभी पास खड़ी सरला जी को, और फिर मुंह बनाकर कहती, मम्मा मुझे नहीं खाना ये सब मीठा मीठा खाना, बोर हो गई हूँ सुबह से मीठा खाना खा खा कर, प्लीज़ मुझे भी वो खाना खाने दीजिए ना जो बाकी सब खा रहे हैं। ये खीर और मीठी पूरी मैं और नहीं खा पाऊंगी मम्मा। सरला जी रावी को समझाते हुए उसके सर हाथ फेरते हुए प्यार से समझा कर कहती हैं, रावी बच्चे फिलहाल तो तुम्हें यही खाना मिलेगा, क्योंकि जब तक फेरे नहीं हो जाते तुम कुछ भी मिर्च मसाले का खाना नहीं खा सकती। तुम्हें खाना तो यही मीठा खाना पड़ेगा। अगर तुम कहो तो मैं कुछ और बना ले आती हूँ, पर खाना तो तुम्हें मीठा ही पड़ेगा, और ऐसी हालत में तुम ज़्यादा देर भूखे भी नहीं रह सकती हो, इसलिए थोड़ा सा खा लो। सरला जी के इस तरह प्यार से कहने पर रावी एक नज़र सरला जी को देखती है और फिर उस थाली को जिसमें उसके लिए सरला जी मीठी पूरी और फिर लेकर आए थी। रावी ने कहा, मम्मा क्या आप अपने हाथों से मुझे खिलाओगी, फिर पता नहीं कब आपके हाथों से खाने का मौका मिले। रावी का गला भर आया था ये सब कहते कहते है। सरला जी रावी के पास बैठते हुए थाली हाथ में ली और उसमें से एक निवाला तोड़कर रावी को खिलाने लगी। रावी अपनी नम आंखों से अपनी मां को देखते हुए सरला जी के हाथ से निवाला अपने मुंह में लेकर धीरे धीरे चबाने लगी। अचानक ही उसके दोनों गालों पर आंसुओं की बूंदें छलक आई। बहुत कोशिश करने के बाद भी रावी अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रही थी। तो वही सरला जी की आंखें भी नम हो चली थी, क्योंकि वो भी जानती थीं कि बस आज का दिन और कल से उनकी लाडली किसी और के घर की रौनक बनने जा रही थी। रावी ने सुबकते हुए कहा, मम्मा मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं हमेशा आपके और डैड के पास रहना चाहती हूँ। आखिर बेटियों को ही अपना घर परिवार अपने माँ बाप छोड़कर किसी और के घर जाना पड़ता है, आखिर क्यों बेटियाँ पराई होती है। रावी मासूमियत से बोली और सरला जी के गले से लिपट कर फफक फफक कर रोने लगी। सरला जी रावी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, बेटियां तो होती है पराई है, बचपन से ही उन्हें यही कहा जाता है कि वो किसी और की अमानत है और एक दिन उसे किसी और को सौंप दिया जाता है। हर लड़की के भाग्य में यही होता है। इस रित को हम नहीं बदल सकते, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो दर्जा तुम्हारा कल इस घर में था वही आने वाले कल में भी होगा। सरला जी रावी को विश्वास दिलाकर कहते हैं और प्यार से उसका माथा चूम लेते हैं। ठीक उसी वक्त धानी कमरे में आकर सरला जी से कहती है, आंटी आपको दादी जी बुला रहे हैं। सरला जी ने धानी को रावी के पास रुकने का कहा और चली गई। रावी हाथ बढ़ाकर धानी को अपने पास बैठाती है। धानी रावी से पूछती हैं, और बताइए होने वाली दुल्हनिया कैसा लग रहा है, नर्वस हो। रावी हाँ में गर्दन हिला देती हैं और धानी की हथेलियां अपने हाथों में लेकर धानी से कहती है, भाभी सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस हूँ। हाँ ये बात और है कि मैं सागर को पहले से जानती हूँ, बट फिर भी बहुत नर्वसनेस हो रही है। वैसे
भाभी आप अपनी शादी का एक्सपीरियंस मुझे बताएं, आपको कैसा लग रहा था, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं और आप कपिल भाई को पहले से तो एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो फिर आप दोनों कैसे मिले से आप लोगों की शादी हुई, शादी के वक्त आपकी क्या फीलिंग रही थी, बताएं ना प्लीज भाभी। रावी की बात सुनकर धानी अपने ख्यालों में खो गई। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसकी और कपिल की शादी हुई थी, किस तरह कपिल उसे अपनाना नहीं चाहता था। सारा कुछ याद आते ही धानी की आंखों में आंसू आ गए। रावी ने धानी को इस तरह रोते हुआ देखा तो उसे कंधे पर हाथ रख कर पूछती है, क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या, ऐसा कुछ पूछ लिया जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अगर ऐसा है और आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आप मेरी बातों से हट हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ डोंट क्राई। रावी को इस तरह रिग्रेट करते देख धानी ने तुरंत उसके दोनों हथेलियां थामकर कहा, नहीं नहीं रावी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझसे कुछ गलत नहीं कहा, ना ही मैं तुम्हारी बातों से हट हुई हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तब तक रावी का फोन बजने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर पतिदेव नाम फ्लैश होते देख धानी स्माइल करती हुई बात करने की गरज से बोली, लीजिए आ गया आपके पतिदेव, फोन बात कर लीजिए। रावी सागर से बातें करने लगी। कुछ देर बातें करने के बाद थकान की वजह से रावी को नींद आने लगी, तो वो बातें करते करते ही सो गई। धानी दादी जी को रावी के पास रुकने का कहकर बाहर आकर टेरेस पर एक कोने में खड़ी हो गईं। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे, जिस वजह से हल्का अंधेरा रखा था, पर क्योंकि शादी का घर था इसलिए हर जगह लाइटिंग और जगमगाहट थी। धानी अपने आप को खुद में समेटे हुए टेरेस के एक कोने में खड़ी आसमान को निहारने लगी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। आज भले ही सिचुएशन अलग थी, पर हर लड़की की तरह वह भी अपनी शादी में हर रस्म करना चाहती थी। धानी आंखें बंद किए गार्डन से आ रही बन्ना बन्नी गीत की धुन को महसूस करने लगी। धानी अपने सीने पर हाथ बांधकर आंखें बंद किए खड़ी थी। एपिसोड 127। धानी अपनी सोच में इतनी गुम हो गई थी कि उसको पता भी नहीं चला कि कब कपिल आकर उसके पास दीवार से सट कर खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। धानी को जब कुछ बेहतर फील हुआ तो वह अपनी आंखें खोलकर बिना आसपास देखे जाने के लिए पीछे पलटती हैं। वैसे ही कपिल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। अचानक खींचे जाने से धानी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। धानी अपनी आंखें बंद किए सांस रोके अपने दोनों हाथ कपिल की चेस्ट पर रखे हुए खड़ी रही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे भी अंदाजा हो गया था कि वह कपिल की बाहों में है। कपिल धानी चेहरे को देखने लगा। उसके दोनों हाथ धानी के कमर पर थे। धानी का चेहरा जगमगाती लाइटिंग में किसी तारे की तरह चमक रहा था। उस पर घबराहट में कांपते उसके गुलाबी होंठ, झील जैसी गहरी आंखें जो इस वक्त झुकी हुई थी, खुले हुए बाल जो बार बार हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो तुम्हारी यह जुल्फें हैं, जिन्हें जब मौका मिलता है तुम्हारे सुर्ख रुखसारों को चुम लेती है। कपिल ने उसके बालों की एक लट को अपनी एक उंगली में फंसाकर धानी के कान के पीछे करते हुए कहा। इस पर धानी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो उसी तरह अपनी पलकें झुकाए खड़ी रही। कपिल ने हैरान नजरों से धानी देखने लगा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कभी भी धानी इस तरह चुपचाप उसकी बातें नहीं सुनती। अब तक तो वह या तो कपिल के गले से लिपट चुकी होती या अपने कमर से उसके हाथ हटाकर उससे 2 कदम दूर खड़ी हो चुकी होती, पर आज ना ही वो कपिल के करीब आ रही थी और ना ही दूर जा रही थी। कपिल ने धानी की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और धानी से बोला, व्हाट हैपन, क्या हुआ, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, घर चलें। धानी ने नामे गर्दन हिला दी, बस कहाँ कुछ नहीं। तो फिर क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई प्रॉब्लम है? इस बार कपिल ने धानी का चेहरा अपने हथेलियों में भरकर पूछा। धानी उसी तरह नजरें झुकाए खड़ी रही। बस फर्क इतना था, अब की बार आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुकाई थीं। कपिल बहुत बेचैन हो गया। उसे ऐसे देखकर कपिल बार बार धानी से पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या, कोई तकलीफ हो रही है क्या?
लेकिन धानी गर्दन झुकाए बुत बनी खड़ी रही। लास्ट में कपिल ने गहरी सांस ली और धानी से बोला, मेरी वजह से दुखी हो, मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, बट प्लीज यार ऐसे मत रहो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम सड होकर बैठ गई। मैं यहाँ तुम्हें हल्दी लगाने आया था, अच्छे खासे मूड की लंका लगा दी तुमने, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। धानी को समझाते समझाते कहते ही कपिल धानी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। आई एम सॉरी लकी जी, मेरी वजह से आपका मूड खराब हो गया। धानी ने अपने होंठ खोले और बमुश्किल हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई। लकी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, वो दरअसल मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। एपिसोड 128। कपिल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो पलटा और धानी की बाजुओं को पकड़कर उसे घुमाकर उसकी पीठ के दीवार से लगाकर उसे खुद से चिपका लेता है और धानी के चेहरे के एकदम करीब होकर अपनी गुस्से से लाल आंखों से धानी की आंखों में देखकर कहता है, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। धानी उसी तरह कपिल के आंखों में देखते हुए बोली, लकी जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे सच में तलाक चाहिए, मुझे दोबारा शादी करना है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या बकवास किए जा रही हो, भांग वांग पी रखी है या नशा कर रखा है तुमने? धानी बोली, मैंने कोई नशा नहीं किया, ना ही मैंने भांग पी है, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। कपिल की पकड़ धानी की बाजू पर और तेज हो गई। धानी ने कपिल से कराहते हुए कहा, लकी जी छोड़िए, मेरा हाथ दर्द हो रहा है और पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। कपिल ने अपनी हथेली से धानी का मुंह ढककर बंद करके दांत पिसते हुए उससे बोला, अब भी सुनने के लिए कुछ बाकी है? ये जो बकवास तुम कर रही हो अपने दिमाग से निकाल दो और हाँ फिलहाल तो नीचे चलो, सभी हमारा वेट कर रहे हैं, इस मसले पर घर चलकर बात करते हैं, मैं यहाँ शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहता। कहते ही कपिल ने धानी को एक और धकेलकर बिना उसकी तरफ देखे सीधा नीचे चला गया। धानी अपने हाथ मसलती रह गई। अगली सुबह, आज सुबह से ही पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी और होनी भी चाहिए यार, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज हमारे डॉक्टर साहब कनक रावी और सागर की शादी होने वाली थी। सरला जी के कदम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उनका सपना जो पूरा होने जा रहा था, एक तरफ तो उनकी लाडली दुल्हन बनने वाली थी और दूसरी तरफ उनके सुपुत्र डॉक्टर साहब घोड़ी चने वाले थे। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा आज। और यकीन मानिए, सपने जब पूरे होते हैं तो इंसान को हकीकत सपनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है। वही हाल सरला जी का भी था। सरला जी अपने दोनों हाथों में मिठाई की थाल लिए हुई आती हैं और धानी से कहती है, धानी बेटा जरा तुम रावी को देख आओ, वो रेडी हुई है क्या, और उससे चाय का भी पूछ लेना। धानी, जी आंटी जी कहते हुए जाने लगी। सरला जी ने धानी से पूछा, बेटा तुमने नाश्ता किया क्या? वो आंटी जी बस करने ही जा रही थी, धानी कहती है। ठीक है कर लो और लकी को भी करवा दो, वो भी सुबह से बिना रुके काम में लगा हुआ है। मानती हूँ कि शादी का घर है, 50 काम है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग अपना ध्यान ही नहीं रखोगे। देखो बेटा, अपने ही घर समझो और खाने पीने का अपना ध्यान रखो। सरला जी ने प्यार से धानी का गाल छूकर कहती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। वही रिसोर्ट के बड़े से गार्डन में शादी का पंडाल रेडी किया जा रहा था। वहां गार्डन के बीचों बीच 2 मंडप लगाए गए थे, जहां एक मंडप में रावी और सागर की शादी होने वाली थी, उनके फेरे और कन्यादान की रस्म होने वाली थी। उसके बाद दूसरे मंडप में कनक और डॉक्टर साहब के फेरे और कन्यादान की रस्म होनी थी। दोनों ही मंडपों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मंडप के चारों पिल्लरों पर गुलाब के फूलों से और लाइटिंग से सजावट की जा रही है। हर काम बखूबी सलीके से किया जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी ले रखी थी हमारे लकी जी ने और बखूबी निभा भी रहे थे। पर आज उनका मिजाज कुछ बदला बदला सा था। आज तो डेकोरेशन और मंडप वालों की शामत ही आ गई थी।
जैसे लोग भूसे के ढेर से सुई खोज लेते हैं, उसी तरह हमारे लकी जी आज सभी की गलतियां खोज खोज कर उन्हें खूब सुना रहे थे बिना गलती के। आज तो हर किसी की लंका लगा रखी है, लकी जी ने खुन्नस किस चीज की है निकाल कहीं और रहे थे, इसलिए हर कोई अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। धानी एक प्लेट में थोड़ा सा पोहा और 2 सैंडविच के पीस रखकर लेकर आती है और कपिल के पास जाने ही वाली होती है कि कपिल का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। कपिल भी एक नज़र धानी को देखता है और जानबूझकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। शाम को सभी बारात निकलने की तैयारियां करने लगे। डॉक्टर साहब ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी जिस पर सिल्वर थ्रेड वर्क और वाइट पर्ल लगी हुई थी, साथ ही उसी से मिलता जुलता दुपट्टा जो कि बहुत ही सलीके से दाएं कंधे से होता हुआ बाएं हाथ पर लपेटा हुआ था। एक हाथ में छोटी सी कटार जो परफेक्ट लुक दे रही थी। वही सागर भी गोल्डन कलर की शेरवानी के साथ मरून कलर का दुपट्टा लिए हुए बहुत डैशिंग लग रहा था। एपिसोड 129। रावी ने मरून कलर का लहंगा विद गोल्डन दुपट्टा उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने हुए किसी सजीली शर्मिली बहुत खूबसूरत लग रही थी, और कनक पिंक कलर के लहंगा उसके साथ हैवी मैचिंग ज्वेलरी के पहने गुलाबी गुड़िया लग रही थी। दोनों की शादियां भले ही एक ही जगह वाली थी, मगर बारात दोनों की अपने अपने घर से निकलने वाली थी। डॉक्टर साहब की बारात मेहरा मेंशन से और सागर आरएस विला से ही घोड़ी चढ़ने वाला था। कनक और रावी दोनों ही सहेलियां एक ही कमरे में तैयार होकर बैठी थीं। रावी कनक के पास आकर उसके पास ही बैठ जाती हैं और खिड़की से बाहर देखने लगी। कनक ने रावी को खुद में खोया देखकर कहा, क्या सोच रही हो? यही कि ये वक्त भी क्या चीज़ है। तो वही कुआं पूजन के बाद दोनों ही दूल्हे अपने अपने घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर अपनी अपनी दुल्हनों लेने के लिए निकल पड़े। ढोल नगाड़ों के बीच कपिल और धानी, तुषार, नंदिनी और बाकी सारे दोस्त रिश्तेदार सभी ने जमकर ठुमके लगाए के सभी मस्त होकर सिर्फ डांस करने में व्यस्त हो रखे थे। धानी और कपिल के बीच जो मनमुटाव था, इस वक्त वह लोग उसे परे रखकर अपने अपने तरह से एंजॉय कर रहे थे। आज मेरे यार की शादी है सॉन्ग पर कपिल जमकर धूम मचाता है, तो वही तुषार भी अपने भाई सागर की बारात में कोई कमी नहीं छोड़ता और वह भी छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया सॉन्ग पर खूब डांस करता है। दरवाजे पर आलोक जी और सुरेश जी हाथ जोड़े सभी बारातियों का स्वागत करने लगे। इसी तरह हंसते गाते जब दोनों में दूल्हे मंडप के दरवाजे पर पहुंचे तो सरला जी ने आगे आकर पहले सागर का तिलक किया और उसकी आरती उतारकर नाक खींचते हुए हंसते मुस्कुराते उसे अंदर ले आए। इसी तरह फिर रागिनी जी ने डॉक्टर साहब का तिलक किया, उनका मुंह मीठा कराया और उन्हें अंदर लेकर आए। स्टेज के दूसरे सोफे पर डॉक्टर साहब को बैठाकर सभी लोग अंदर दुल्हन को लेने चले गए। रावी और कनक गुलाब के फूलों की चादर के नीचे शर्माते हुए अपनी पलकें झुकाए चली आ रही थी। डॉक्टर साहब ने कनक को देखा तो बस देखते ही रह गए, उनकी नजरें कनक से हट ही नहीं रही थी। यही हाल सागर का भी था। सागर मुंह खोले अपलक रावी को देखने लगा, तभी तुषार ने सागर के कान में हौले से कहा, भाई मुंह तो बंद कर लीजिए, मच्छर चला जाएगा। उसकी बात सुनकर सागर झेप गया और इधर उधर देखने लगा। रावी और कनक धीरे धीरे स्टेज के पास पहुंचे तो सागर और डॉक्टर साहब ने आगे बढ़कर उन दोनों का हाथ थामते हुए उन्हें स्टेज पर लेकर आए। उसके बाद वरमाला का हुई, जिसमें दोनों जोड़े एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। डॉक्टर साहब कनखियों से कनक को निहारने लगे। कनक अपनी पलकें झुकाकर अपनी उंगलियों को आपस में जोड़े बैठी थीं। वरमाला के बाद सभी बारी बारी से कभी डॉक्टर साहब, कनक और सागर रावी के साथ फोटोज खिंचवाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। इन सब के बीच डॉक्टर साहब ने मौका पाते ही सबकी नज़रों से बचते हुए कनक की मक्खन सी मुलायम हथेली को अपने हाथ में थाम लिए। कनक आंखों को बड़ा करके हैरानी से डॉक्टर साहब को देखने लगी और आंखों ही आंखों में डॉक्टर साहब से हाथ छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कनक को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया कि कनक ने क्या कहा।
इसी तरह मस्ती मजाक के साथ एंजॉय करते हुए वरमाला हुई। उसके बाद दोनों जोड़ों को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अलग अलग कमरों में भेजा गया। यहाँ बाहर कपिल फेरे और कन्यादान की रस्म की तैयारी करने लगा। पंडित जी ने कपिल से फेरों के वक्त लगने वाली लाही मांगी। कपिल को लाही कहीं नजर नहीं आई तो उसने सरला जी से पूछा। सरला जी ने बताया कि रूम में रखी है। कपिल रूम से लाही लेने के लिए जैसे ही रूम में अंदर जाता है, कोई रूम का गेट अंदर से लॉक कर लेता है। एपिसोड 130। तो तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें ना ही डिवोर्स दूंगा ना ही इस तरह की कोई वाहियात बात मानूंगा, समझी तुम। धानी बस हाँ ना में गर्दन हिलाकर रह गई क्योंकि कपिल उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। आखिर में धानी से रहा नहीं गया तो उसने कपिल के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया और बोली, मैं डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी मगर मैं किसी और से नहीं, आपसे ही दूसरी बार शादी करना चाहती थी मगर आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। धानी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। धानी की बात सुनकर कपिल जोर से चिढ़ा। वॉट, और मैं कल से परेशान था कि तुम। कपिल ने इतना कहकर धानी को अपनी तरफ खींचा और उसे टाइट हग कर लिया। धानी मुस्कुराकर उसे हग कर कहती है, आई लव यू लकी जी और सॉरी जो आप मेरी वजह से हट हुए, पर आप मेरी पूरी बात सुन भी तो नहीं रहे थे। कपिल धानी को और अपने आप में समेटता हुआ बोला, धानी तुम मेरी जान हो यार, मैं तुम्हारा बिना नहीं जी सकता। कपिल ने बहुत कॉमन से शब्द कहे मगर वो धानी के लिए गोल्डन वर्ड थे। तभी उन दोनों को बाहर से किसी के पैरों की आवाज आई तो दोनों दूर हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर बाहर आ गए। बाहर मंडप में शादी की विधि शुरू हो गई थी। कनक, डॉक्टर साहब, रावी और सागर मंडप में बैठे पंडित जी के अनुसार मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सरला जी और आलोक जी ने नम आंखों के साथ रावी का कन्यादान किया। कनक का कन्यादान सुरेश जी और सैजल जी ने किया। रागिनी जी एक तरफ पिल्ला से टिककर खड़ी थी, आज उनकी लाडली उनके लिए पराई हो गईं। कन्यादान के बाद दोनों जोड़े पंडित जी के कहे मुताबिक फेरों के लिए खड़े हो गए। बैकग्राउंड में सांग चल रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने चांदी के सिक्के से कनक की मांग भरी और सागर ने रावी की फिर मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी ने शादी संपन्न होते ही ये दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।